गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू में आपसे करंट I1, I2 और I3 की रेशियो पूछी गई है। ये है आपकी करंट I1, I2 एंड I3। तो देखिए इसकी रेशियो कैसे निकालेंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले इंडिविजुअली करंट्स निकालते हैं I1, I2 एंड I3। I1 क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पे ड्रॉप क्या बन रहा है आपका E डिवाइडेड बाय 2R, दिस इज I1। सिमिलरली I2 क्या आ जाएगा E डिवाइडेड बाय 4R, और सिमिलरली I3 क्या आ जाएगा आपका E डिवाइडेड बाय 6R। अब इसकी रेशियो निकाल लेते हैं इन तीनों करंट्स की। I1 इज टू I2 एंड I3 इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 2R, 4R एंड देन E डिवाइडेड बाय 6R। अब यहाँ से रेशियो कैसे निकलेगी, E डिवाइडेड बाय 2R को कॉमन लीजिए, ये आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाएगी आपकी तीनों करंट्स की रेशियो I1, I2 एंड I3 की। तो यहाँ पे देखिए ऊपर आंसर आपको कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। तो इस आंसर को किस तरह से चेंज करेंगे उस फॉर्म में, ज़रा देखिए। इस ब्रैकेट के अंदर एक काम कीजिए, एलसीएम लीजिए। तो ये कैसे बन जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा 6:3:2। ये आ गया इस तरह से। अब एक काम कीजिए, 6 को कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा बाहर 12R। 6:3:2, ये आ गया आपकी रेशियो ऑफ करंट I1, I2 एंड I3। ये फैक्टर E डिवाइडेड बाय 12R इज कॉमन टू ऑल ऑफ योर करंट्स, ठीक है। जो इन तीनों करंट्स को डिफ्रेंशिएट कर रहा है वो ये रेशियो है 6:3:2। तो यहाँ पे देखिए C इज योर आंसर। चलिए अब ये एमसीक्यू देखिए। इस एमसीक्यू में आपसे ब्रांच DB के थ्रू करंट क्या जा रही है वो पूछी गई है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। करंट IDB कैलकुलेट करने से पहले आपको ये सर्किट थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक काम कीजिए, ये जो अंदर ही इंटरनल 3 ब्रांचेज हैं, ये आपका स्टार कनेक्शन है, इसे कन्वर्ट कीजिए डेल्टा कनेक्शन में। तो इस स्टार कनेक्शन को जब डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी ब्रांचेस किस तरह से बन जाएगी, कुछ इस तरह से। तो एक काम करते हैं, इन तीनों ब्रांचेस का पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, इस ब्रांच को नाम दे देते हैं RA का। सो RA विल बी इक्वल टू स्टार में सारी ब्रांचेस का मल्टीप्लिकेशन लीजिए इन कपल फॉर्म। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, डिवाइडेड बाय द RA अगर कैलकुलेट करना है मुझे, तो स्टार में ऑपोजिट ब्रांच कौन सी पड़ रही है इसे, ये वाली, डिवाइडेड बाय 2। सो फ्रॉम हियर RA विल बी 2 + 2 + 1 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5 ओम्स। ये आ जाएगा आपका RA। सिमिलरली डेल्टा में इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो क्या आ जाएगा, RB नाम दे देते हैं, न्यूमरेटर में तो सेम ही रहेगा, सारी ब्रांचेस का स्टार कनेक्शन की मल्टीप्लिकेशन इन कपल फॉर्म, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका। फॉर्मूला कुछ ऐसा रहता था, R1 R2 + R2 R3 + R3 R1, ये वही फॉर्मूला डिवाइडेड बाय द ऑपोजिट ब्रांच। डेल्टा कनेक्शन में इस ब्रांच का रेजिस्टेंस में निकालना है, तो इसे ऑपोजिट ब्रांच कौन सी पड़ रही है स्टार में, ये वाली। सो 1 ओम, ये आ जाएगा आपका सिंपली 5 ओम। अब यहाँ पे इस ब्रांच रेजिस्टेंस निकालना हो आपको RC का, तो कैसे निकालेंगे, RC विल बी इक्वल टू, अगेन न्यूमरेटर में सारी ब्रांचेस का मल्टीप्लिकेशन इन कपल फॉर्म, R1 R2 R2 R3
R3 R1 डिवाइडेड बाय द ऑपोजिट ब्रांच। ये आ गया आपका R3, इसे ऑपोजिट ब्रांच कौन सी पड़ रही है, ये वाली, उसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। सो दिस इज अगेन 5 डिवाइड बाय 1, 5 ओम। ये आ गया आपके पास 5 ओम। RB भी आ गया आपके पास 5 ओम। RA आया आपके पास 2.5 ओम। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इस स्टार कनेक्शन को रिप्लेस कर देते हैं विद द न्यू डेल्टा कनेक्शन। तो आपका नया डेल्टा कनेक्शन कैसे बन जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमने क्या रेजिस्टेंस निकाला आर्म्स का, वो यहाँ लिख दीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे ये करंट निकालनी है फाइनली IDP। तो अब इसे आगे फर्दर सॉल्व करने से पहले एक काम कीजिए, इसी सर्किट को एक एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाइए। देखिए कैसे, इस सर्किट को कॉपी कर लेते हैं नीचे। देखिए इस सर्किट को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे बना सकते हैं हम। ये सर्किट बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से। ये आ गया आपका 1 वोल्ट, ये आ गया आपका 1 ओम, ये आ गया आपका 5 ओम, दिस इज 2.5 ओम, दिस इज पॉइंट A, दिस इज B, दिस वन इज योर D। ये आ गया आपका 1 ओम और ये आ गया आपका 5 ओम। इसी सर्किट को एक्सपेंड करके मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूँ फॉर माई ओल ईज। तो देखिए मुझे फाइनली ये करंट निकालनी है IDB, तो 1 ओम के थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक काम कीजिए, इस पूरे सर्किट का ऊपर वाले हिस्से का आप R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। वो R इक्विवेलेंट कैसे निकल जाएगा, एक काम कीजिए, ये दो ब्रांचेस आपस में पैरेलल में लगी हैं और सिमिलरली ये दोनों ब्रांचेस भी आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। इनका देखिए रेजिस्टेंस क्या बनेगा, 2 इन पैरेलल विद 2.5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2.5 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4.5 ओम्स। सिमिलरली इन दोनों ब्रांचेस का, पैरेलल ब्रांचेस का देखिए इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 5 डिवाइडेड बाय 6 ओम्स। अब ये दोनों ब्रांचेस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 4.5 एंड वो है 5 डिवाइडेड बाय 6। ये दोनों सर्किट्स का इक्विवेलेंट आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। फिर से ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। मेरा सर्किट कुछ पैरेलल ब्रांचेस रिड्यूस करने पे इस तरह का बन चुका है। ये आ गया मेरा रेजिस्टेंस 5 डिवाइडेड बाय 6 ओम्स और ये आ गया मेरा रेजिस्टेंस 5 डिवाइडेड बाय 4.5 ओम और यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस है मेरे पास। और यहाँ पे वोल्टेज बन रही है 1 वोल्ट। तो देखिए अब यहाँ पे करंट क्या जा रही है, उसका नाम दे देते हैं I इक्विवेलेंट। I इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लीजिए। I इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6। तो ये बन जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 27 LCM आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 5 30 प्लस 22.5। ये बन जाएगा फाइनली आपका I इक्विवेलेंट 27 डिवाइडेड बाय 52.5 एम्पेयर। तो अब आपको कौन सी करंट मिल चुकी है, ये करंट मिल चुकी है
जो इस ब्रांच में फ्लो हो रही है दैट इज 27 डिवाइडेड बाय 52.5 एम्पेयर। अगर इस सर्किट में देखूं तो मुझे ये करंट मिल चुकी है 27 डिवाइडेड बाय 52.5 एम्पेयर। ये करंट यहाँ से जाएगी फ्लो होते हुए इन दो ब्रांचेस में स्प्लिट होगी, देन इन दोनों ब्रांचेस से स्प्लिट होके यहाँ पे वापस आएगी। यहाँ पे करंट कितनी होगी 27 डिवाइडेड बाय 52.5 एम्पेयर। अगेन ये करंट इन दो पैरेलल ब्रांचेस में स्प्लिट होगी। एक करंट हमारी कंसर्न ब्रांच 1 ओम से पास होगी और पार्ट ऑफ द करंट हमारे 5 ओम से पास होगी। तो 1 ओम से कितनी करंट पास होगी इस टोटल करंट में से हम कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट डिवीजन रूल। तो लगाइए करंट डिवीजन रूल। I3 1 ohm resistance will be I equivalent or main current multiplied by the opposite branch resistance that is 5 ohm divided by both branch resistance। I equivalent अभी हमने कैलकुलेट किया 27 डिवाइडेड बाय 52.5। ये आ जाएगा हमारा करंट थ्रू 1 ohm और यू में राइट IDP मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6। अब इस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को कैरी आउट कीजिए तो देखिए आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये डिवीजन क्या बन गया 9 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 52.5 2.5 इंटू 10 इस आप निकाल ही सकते हैं क्या होगा 25। अगर आप ये निकाल सकते हैं तो आप ये भी निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 21। इसमें एक और 2.5 ऐड कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगा 52.5। ये 50 कितना था 20 2.5 मिले थे तो 50 बना था, उसमें एक 2.5 और ऐड कर दिया तो हमें हमारा 52.5 मिल गया। दैट मीन्स दिस इज 21 टाइम्स 2.5। तो ये डिवीजन होगी आपकी। ये आ गया आपका फाइनली IDB इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 21 और यू में राइट 3 डिवाइडेड बाय 7 एम्पेयर। सो और आंसर इज सी। चलिए अब ये MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए इस MCQ में आपको कहा गया है आपके पास दो वोल्टेज सोर्स हैं और दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब दोनों की वोल्टेज इसकी अगर 100 वोल्ट होगी तो इसकी 100 वोल्ट नहीं है। दिस इज़ 98 99 97 60 वोल्ट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको लिखा गया दो नॉन आइडेंटिकल वोल्टेज सोर्सेज और दो नॉन आइडेंटिकल करंट सोर्सेज। नॉन आइडेंटिकल से क्या मतलब है कि यहाँ पे भी इसकी करंट सेम नहीं है। ये 5 एम्पेयर होगी तो ये 3 होगी 4 होगी कुछ भी होगी बट 5 नहीं होगी। सो आपको कहा गया है दो आइडेंटिकल सोर्सेज हैं E1 E2 एंड I1 I2 कैन दे बी कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल इन व्हाट फॉर्मेशन दीज टू सोर्सेज कैन बी कनेक्टेड। देखिए एक बात सीखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपके पास वोल्टेज सोर्स है, दो वोल्टेज सोर्स आपस में पैरेलल में आपको कनेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन रहती है। क्या रहती है वो कंडीशन? दीज बोथ वोल्टेज सोर्सेज शुड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। दोनों वोल्टेज सोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों? वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। वोल्टेज सोर्सेज का इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता है। तो अगर आप वोल्टेज सोर्सेज को कनेक्ट करेंगे आपस में पैरेलल में जिनका मैग्नीट्यूड आपस में सेम नहीं होगा तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करना शुरू कर देंगे इन दोनों के बीच में ऑफ वेरी हाई मैग्नीट्यूड। देखिए
इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ये आ गया आपका एक वोल्टेज सोर्स with its own internal resistance. Similarly, ये आ गया आपका सेकेंड वोल्टेज सोर्स with its own internal resistance. मान लेते हैं ये 600 वोल्ट्स का एक वोल्टेज सोर्स है और ये एक 1000 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स है और ये उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.01 ओम एंड 0.01 ओम. अब ये वोल्टेज सोर्सेस में आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. जबकि वोल्टेज सोर्सेज को पैरेलल में कनेक्ट करना हो तो हमने क्या कंडीशन रखी थी? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. और अगर सेम नहीं होगा तो मैंने क्या कहा था क्या होगा? हाई मैग्नीट्यूड की सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करना शुरू कर जाएंगे इन बिटवीन दिस वोल्टेज सोर्स. तो हमें वोल्टेज सोर्स जब भी कनेक्ट करना हो पैरेलल में तो वोल्टेज सोर्सेज का मैग्नीट्यूड आपस में सेम होना चाहिए. मतलब यहाँ पे 1000 वोल्ट कनेक्ट किया है, यहाँ भी 1000 वोल्ट होना चाहिए. अब देखिए यहाँ पे मैंने एक तरफ 1000 वोल्ट लगाया है वोल्टेज सोर्स और एक 600 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाया है, दोनों को आपस में पैरेलल में. तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में करंट कितनी फ्लो करेगी. दिस करंट इज नोन एज सर्कुलेटिंग करंट. और इस सर्कुलेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं और आप देखिए कितना हाई है. यहाँ पे लूप इक्वेशन लगाइए. EMF इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप. EMF कितना बन रहा है आपका? मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल मेरे इस लूप करंट के क्रॉस ही रहेगा. मतलब मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में ट्रैवल करूँगा. EMF इक्वेशन बनाने के लिए, लूप इक्वेशन बनाने के लिए तो क्या बन जाएगा मेरा? 1000 वोल्ट माइनस 600 वोल्ट इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस. वो आ जाएगा कुछ इतना. अब इस करंट का मैग्नीट्यूड देखिए क्या है? 400 डिवाइडेड बाय 0.02 इक्वल टू पाई. और ये सर्कुलेटिंग करंट जो दोनों वोल्टेज सोर्सेज के बीच में फ्लो करेगी उसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा 20,000 एम्पेयर. 20 किलो एम्पेयर की करंट आपकी फ्लो करेगी इस पाथ में. आपके दोनों वोल्टेज सोर्सेज के बीच में जो करंट है दैट इज़ ऑफ 20 किलो एम्पेयर. ये करंट सफिशिएंट है आपके दोनों वोल्टेज सोर्सेज को ख़त्म करने के लिए. तो इसलिए हम कहते हैं कभी भी दो वोल्टेज सोर्सेज को कनेक्ट करना है आपस में तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो सर्कुलेटिंग करंट दोनों सोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर देंगी. तो ऐसा ही ट्रांसफार्मर में भी आपने पढ़ा होगा कि दो ट्रांसफार्मर आपस में पैरेलल में कनेक्ट करने हैं तो दोनों ट्रांसफार्मर का वोल्टेज मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. वो इसी रीज़न से वोल्टेज मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर्स का ताकि सर्कुलेटिंग करंट ना फ्लो करे. पैरेलल में हमेशा वोल्टेजेस जब भी कनेक्ट हों उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो काफ़ी हाई सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगी विच कैन डिस्ट्रॉय द सिस्टम. तो यह आ गया आपका कि वोल्टेज सोर्सेस जब भी पैरेलल में कनेक्ट करने हों दोनों का वोल्टेज मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. तो अब देखिए सिमिलरली करंट सोर्स के बारे में समझिए. करंट सोर्स जब भी कनेक्ट करना है आपको सीरीज में करंट सोर्स कभी भी कनेक्ट करना है. अगेन दोनों करंट सोर्स का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. मतलब अगर इस करंट सोर्स को आपने लगाया है 5 एम्पेयर के करंट सोर्स तो यहाँ भी आपको 5 एम्पेयर का ही करंट सोर्स लगाना है. यहाँ आप 3 एम्पेयर का करंट सोर्स नहीं लगा सकते. ऐसा क्यों? देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज.
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम में जो नेट चार्ज है वो सेम रहता है। ये करंट्स होती क्या हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस। तो अगर ये एक सीरीज में आपके 5 एम्पियर से कुछ चार्ज निकल रहा है जिसकी वजह से करंट बन रही है और वो 5 एम्पियर है और इसकी वजह से मान लीजिए 20 कूलम चार्ज आपका फ्लो कर रहा है। यहाँ पे आप सीरीज में एक 3 एम्पियर का करंट सोर्स लगा देते हैं। 3 एम्पियर का करंट सोर्स क्या करेगा कि यहाँ पे इसी सर्किट में 12 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो लॉ है वो वायलेट हो जाता है। इस सिस्टम में चार्ज जो फ्लो होना चाहिए था वो या तो 20 कूलम होना चाहिए फ्लो या 12 कूलम होना चाहिए फ्लो। ये ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 20 कूलम चार्ज आया और यहाँ पे 12 कूलम चार्ज है। ये 8 कूलम ऑफ चार्ज कहाँ गया? ठीक है, सीरीज में आपका चार्ज सेम होना चाहिए। यहाँ पे 20 कूलम है तो यहाँ भी 20 कूलम होना चाहिए। अगर यहाँ पे भी 20 कूलम मेंटेन करना है तो दैट मीन्स आपको जो यहाँ पे करंट सोर्स लगाना है दैट शुड बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। डिफरेंट मैग्नीट्यूड का करंट सोर्स लगाएंगे तो आपका लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट हो जाएगा। आप ऐसा सिस्टम क्रिएट ही नहीं कर सकते। आपको जब भी करंट सोर्स सीरीज में लगाना है, आपको जब भी करंट सोर्स सीरीज में कनेक्ट करने हैं तो उन दोनों का करंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी सेम। एंड सिमिलरली आपको वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्ट करने हैं। यू हैव ऑल द फ्रीडम। आप कोई भी दो वोल्टेज सोर्सेस आपस में किसी भी मैग्नीट्यूड के कनेक्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जब आपको करंट सोर्स आपस में पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, आप किसी भी मैग्नीट्यूड के करंट सोर्स पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। अगेन यू हैव ऑल द फ्रीडम टू कनेक्ट एनी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सोर्स इन पैरेलल। एंड सिमिलरली वोल्टेज सोर्स के केस में आपको सीरीज में सारी फ्रीडम है। और फाइनली सम अप कर लें तो वोल्टेज सोर्सेज को पैरेलल में कनेक्ट करना है आपको। दो वोल्टेज सोर्सेज को पैरेलल में कनेक्ट करना है। यू हैव सम रिस्ट्रिक्शंस, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सिमिलरली दो करंट सोर्सेज को सीरीज में कनेक्ट करना है तो भी आपको रिस्ट्रिक्शन है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। एंड वन लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पे पूछ सकता है कि 5 एम्पेयर और 5 एम्पेयर दो सोर्सेज आपस में सीरीज में कनेक्टेड है तो यहाँ करंट क्या होगी? 10 एम्पेयर? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे करंट भी 5 एम्पेयर ही होगी। तो ऐसा नहीं है कि ये 5 एम्पेयर ये 5 एम्पेयर आपस में दोनों में मिलकर एक दूसरे को मदद करें, नहीं। और 5 और 5 आपस में 10 एम्पेयर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 5 और 5 मिलकर आपस में 5 ही रहेगा। ठीक है, 5 एम्पेयर की करंट ही फ्लो करेगी। सो वोल्टेज सोर्स के केस में सीरीज कनेक्शन में यू हैव द फ्रीडम, आप कैसा भी लगा सकते हैं। और सिमिलरली करंट सोर्स के केस में यू हैव फ्रीडम, आप पैरेलल में किसी भी मैग्नीट्यूड का करंट सोर्स लगा सकते हैं। व्हेन इट कम्स द पैरेलल कनेक्शन यू हैव सम रिस्ट्रिक्शंस। एंड सिमिलरली करंट सोर्स के केस में जब आप सीरीज कनेक्शन में आते हैं यू हैव सम रिस्ट्रिक्शंस। और सिमिलर यहाँ पे भी ऐसा रहता है, ये 100 वोल्ट और ये 100 वोल्ट आपस में मिलकर 200 वोल्ट की वोल्टेज नहीं देंगे। यहाँ पे लोड को यहाँ पे वोल्टेज 100 वोल्ट ही रहेगा। सो फाइनली टू सम अप, अब यहाँ पे देखिए आपसे कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ नॉन आइडेंटिकल सोर्सेज E1 एंड E2, I1 एंड I2। तो ये आप चारों स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। वन कैन नॉट बी कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सेकंड कैन नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज। रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स सारी गलत हैं। चलिए अब ये MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए इस MCQ में आपसे I1, I2 और I3 का मैग्नीट्यूड पूछा गया है और ये कुछ ऑप्शंस गिवन है, पूछा है कौन सा सही है।
तो चलिए एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं सर्किट को और कैलकुलेट करते हैं I1 I2 I3 की वैल्यूज़ क्या हैं, देन वी विल चूज और आंसर। तो यहाँ पे देखिए करंट ले लेते हैं, लूप एनालिसिस से सॉल्व करना प्रेफर करूँगा मैं। ये आ गई हमारी 3 करंट्स, IA, IB एंड IC। तो यहाँ पे IA कितना है 5 एम्पेयर, IB कितना है 3 एम्पेयर, IC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। लूप इक्वेशन लगाइए, इस लूप में इस डायरेक्शन में ट्रैवल कीजिए और देखिए आपकी लूप इक्वेशन क्या बनेगी, 5 + 3 8 12 12 IC माइनस 5 IB माइनस 4 IA इक्वल टू 0। यहाँ से IC की वैल्यू निकाल लीजिए, IB कितना है 3 एम्पेयर, सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये हो जाएगा 50। IA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। 12 IC इज इक्वल टू 35 एंड IC इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 12 एम्पेयर। तो ये आ गया आपका IC का आंसर। और अब यहाँ से देखिए IC एंड I2 इज द सेम करंट, ठीक है। सो IC इज इक्वल टू I2 एंड I2 इज ऑल्सो 35 डिवाइडेड बाय 12 एम्पेयर। तो अब यहाँ पे इसका डिवीज़न करना है, तो इससे एक बेटर ऑप्शन है हमारे पास, ये है आपका I2, ये है I1, ये है I2, ये है I3। तो 35 डिवाइड बाय 12 क्या होगा 2.92 या 2.5, चूज़ कर लेते हैं। देखिए 36 डिवाइड बाय 12 कितना होता है 3 एम्पेयर, तो 35 डिवाइडेड बाय 12 कितना होगा समवट लेस देन 3 एम्पेयर, तो समवट अ लिटिल बिट लेस देन, सो वी कैन से 2.92। 35 डिवाइड बाय 12 2.5 तो ना होगा, 36 डिवाइड बाय 12 अगर 3 है तो 35 डिवाइड बाय 12 विल बी समवट approximately close to 3 ampere, so we can simply choose our answer as 2.92। तो अब देखना है आंसर A है या D है। तो 35 डिवाइड बाई 12 अगर आप डायरेक्ट डिवीजन कर सकते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, इन तरह की ट्रिक्स की आपको देन कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं कर सकते यू कैन यूज़ दिस ट्रिक्स। तो आपको आपका I2 का आंसर मिल गया है। अब काम करते हैं I1 निकाल लेते हैं। I1 कितने आ जाएगा आपके पास, I1 इज इक्वल टू IA माइनस IC। IA इज 5 एम्पेयर माइनस IC भी हमने निकाला 2.92, सो दिस इज 2.08 एम्पेयर। I1 इज 2.08, सो A इज और आंसर। अब यहाँ पे लास्ट करंट कौन सी रहेगी I3, वो भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। I3 इज इक्वल टू IC माइनस IB। IC कितना निकाला है हमने 2.92 माइनस IB यहाँ पे गिवन है 3 एम्पेयर, सो दिस इज माइनस 0.08 एम्पेयर I3, so A is your answer।